बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फ़र्स्ट ईयर का स्टैट्स की स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम डेफिनेशन शेयर करूँगी जी। इसमें आ जाएँ, ये इसकी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक से मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आप अगर आपके पास जो डेफिनेशन है वहाँ से आपको लगता है कि याद करनी है, आप वो याद कर लें, या यहाँ से भी अगर आपको अच्छी लग रही है, इजी वर्डिंग में लग रही है, तो आप ये याद कर लें, नो इशू जी। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें चैप्टर्स के नाम मैं आपको पहले बता दूं कि ये चैप्टर्स के नाम हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जी। ये इसके 9 चैप्टर्स हैं। अब पहला इंट्रोडक्शन में आपने ये सारी स्टैट्स की एक बार रीड ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है। द वर्ड्स मैं आपके सामने थोड़ा सा रीड कर देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अ जर्मन स्कॉलर गोटिफ्राइड एचेनवॉल about the middle of the 18th century as the science of statecraft concerning the collection and use of data by the state जी। तो इसमें नाम याद रखने वाला गोटिफ्राइड एचेनवॉल है कि ये जर्मन था और इसने 18th सेंचुरी में ये किया काम। अकॉर्डिंग टू एन अदर पायनियर statistician Yule, the word statistics occurred at the earlier in the book जी। ये भी एक नाम इसमें आ गया है। तो ऐसा जिसमें कोई बहुत वो नहीं है, यहाँ से आ जाए, ये डेफिनेशन है। द वर्ड डाटा इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड अ सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट इज़ डाटम जी। डाटा की डेफिनेशन आ सकती है आपको, पेपर में मैंने देखी भी है। द वर्ड डाटा इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड अ सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट इज़ डाटम। एक सिंगल जो फैक्ट होता है उसको हम डाटम कहते हैं, और ओवरऑल जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कोई ऐसा आपका बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीड कर लेती हूँ। सिंस अर्ली 1920s with the growth in the experimental sciences, there was a need for reliable scientific methods for analyzing the results of experiments and surveys. The modern subject of statistics evolves with many of the early developers of statistical methodology being experimenters themselves with the incentive of their own practical problems। ऐसा कोई इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है इसमें जी, ये एक बार मैं रीड कर लेती हूँ। स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज, स्टैट्स की ये डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज द मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डाटा इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। कि जब अनसर्टेनिटी की कंडीशन हो, कोई हमें श्योरिटी ना हो किसी चीज़ की, उस सिचुएशन में मेकिंग डिसीजंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन, फैसले करना और नतीजा निकालना। ये एक मैथमेटिकल साइंस है। फ्रॉम द डाटा, इसको हम स्टैट्स कहेंगे। आपको स्टैट्स की डेफिनेशन की समझ तो आ गई होगी। आपने अपनी डेफिनेशन की हुई हैं स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, और आप बेशक वो कर लें। और ये भी एक डेफिनेशन आपके ज़हन में हो, ये स्टैट्स की डेफिनेशन है। सिंगुलर प्लूरल वो आगे भी आएंगी नेक्स्ट पेज पे। फिलहाल ये जो स्टैट्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉपुलेशन की, ये आपने करनी है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन करनी है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन आर द ग्रुप टू विच द रिजल्ट्स विल बी जनरलाइज्ड इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कि वो तमाम कह लें कि ग्रुप जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, या आर द ग्रुप टू विच द रिजल्ट्स विल बी या जिनके बारे में हम नतीजा निकाल रहे हैं, उस ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज़ ओवर पॉपुलेशन। अगर ये हमारी पॉपुलेशन है तो इसमें तमाम स्टूडेंट्स जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। सैम्पल,
समटाइम्स द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेड ऑन द होल पॉपुलेशन, यानी कि हम बाज़ औक़ात पूरी पॉपुलेशन पे काम नहीं कर सकते या करना चाहते. देन वी चूज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन टू ड्रा इन्फेरेंस. इन्फेरेंस का मतलब होता है नतीजा. अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में फिर हम जब नतीजा निकालते हैं छोटे हिस्से से जो कि पॉपुलेशन से लिया जाता है, उसको हम सैम्पल कहते हैं. If the inferences from sample to population are going to be meaningful, it is imperative that the sample should be representative of the population. ठीक है, ये सैम्पल की डेफिनेशन आपने याद करनी है, पॉपुलेशन की, सैम्पल की. अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आपके पास नोट्स में मौजूद है तो बेशक आप वहाँ से याद कर लें, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ से आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है. रेशियो नेक्स्ट आ जाती है. द रेशियो ऑफ A to B इज़ द फ्रैक्शन AB इन द एक्सपेरिमेंट. There are 300 females and the remaining 200 are males. So the male-female ratio is 200 by 300. यानी कि अगर मेल हमारे पास 200 हैं और फीमेल 300 हैं, तो और रेशियो पूछी जाए मेल फीमेल की, मेल फीमेल रेशियो, तो मेल को ऊपर रखेंगे, फीमेल को नीचे. 200 डिवाइड बाई 300, ये रेशियो आ गई. प्रोपोर्शन क्या है? अ प्रोपोर्शन इज़ अ स्पेशल रेशियो ऑफ अ पार्ट टू इट्स टोटल. जी, प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, ऊपर जिसकी प्रोपोर्शन निकाला जा रहा है वो, और डिवाइड में टोटल. जैसे यहाँ पे हमने रेशियो में क्या किया था, ऊपर मेल का और नीचे फीमेल का, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फीमेल का निकाला जा रहा है तो ऊपर 300 और डिवाइड में 500 जो टोटल हैं, और अगर फीमेल का निकाला जा रहा है तो ऊपर अगर मेल का निकाला जा रहा है ऊपर 200 और डिवाइड में टोटल. यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा. और प्रोपोर्शन परसेंटेज उस वक्त बन जाती है जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. जी, परसेंटेज का यही फार्मूला होता है ना, कि ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100. आई होप आपको समझ आ गई होगी कि परसेंटेज का फार्मूला यही होता है, ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, उसको हम परसेंटेज कहते हैं. रेशियो, प्रोपोर्शन, ये डेफिनेशंस आपने देखनी है. उसके बाद पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है, अभी पीछे हमने पिछले पेज पे 2 पढ़ी हैं, पॉपुलेशन और सैम्पल. तो पॉपुलेशन और सैम्पल, पॉपुलेशन से जो रिजल्ट निकलता है उसको हम कहते हैं पैरामीटर, और सैम्पल इससे जो रिजल्ट निकलता है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक. ठीक है, रिजल्ट्स तो इन दोनों के होंगे ना, पॉपुलेशन के रिजल्ट को पैरामीटर और सैम्पल के रिजल्ट को स्टैटिस्टिक. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ अ क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन व्हेन द एंटायर पॉपुलेशन इज़ अवेलेबल. पैरामीटर्स आर फिक्स्ड और कांस्टेंट. ये अभी सेकेंड ईयर में भी ये डेफिनेशन थी और ये पेपर में आई भी थी कि पैरामीटर्स फिक्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं या वेरिएबल. तो पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं. आप बेशक यहाँ तक ही बस इसकी डेफिनेशन कर लें. इट इज़ क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन व्हेन द एंटायर पॉपुलेशन इज़ अवेलेबल. बेशक आप ये आगे से ना लिखें, इसमें कोई ऐसा बहुत इशू नहीं है. पैरामीटर्स आर फिक्स्ड आर कांस्टेंट क्वांटिटीज़ एंड आर नॉट यूजुअली नोन. ये यहाँ तक बेशक आप कर लें, इधर तक. और इसकी डेफिनेशन भी आपने ज़रूर लिखनी है. प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द पॉपुलेशन इज़ ओवर पैरामीटर. जी, अब पैरामीटर फिक्स क्यों होते हैं? आपको पता है ना, पॉपुलेशन एक अकेली पॉपुलेशन होती है, उसका रिजल्ट भी यकीनन एक होगा, इसलिए पैरामीटर जो हैं, जो कि इस पॉपुलेशन का रिजल्ट हैं, वो फिक्स होते हैं या कांस्टेंट भी होते हैं. सैम्पल, अब देखिए पॉपुलेशन से एक सैम्पल मैंने निकाला, कोई और आएगा वो पॉपुलेशन से कोई और सैम्पल निकालेगा, यानी कि पॉपुलेशन से बेशुमार सैम्पल निकल सकते हैं, क्योंकि एक छोटा हिस्सा है. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो सैम्पल हमारे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हम इसमें से पिक कर लें, तो कोई और इसमें से 10 और स्टूडेंट्स पिक कर सकता है, यानी कि सैम्पल ढेरों ढेर निकल सकते हैं. उन सैम्पल के हर सैम्पल का डिफरेंट रिजल्ट होगा, इसलिए सैम्पल जो है ना, सैम्पल का रिजल्ट स्टैटिस्टिक, वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, वो वेरिएबल. इट इज़ अ क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैम्पल. इसकी एग्जांपल क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स इन द सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इन इज अ स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक इज़ वेरिएबल. देखो यहाँ पे था पैरामीटर्स आर फिक्स्ड, तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्टैटिस्टिक इज़ वेरिएबल बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल, कि हर सैम्पल का रिजल्ट डिफरेंट होगा, ये वेरी करता है, चेंज होता है सैम्पल टू सैम्पल. आई होप आपको पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की समझ आ गई होगी. ये इसकी डेफिनेशन में है.
उसके बाद सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी भी वैसे इसमें इंक्लूड है, एक्सपेरिमेंट भी कंक्लूड है, सैम्पल सर्विस इसमें शामिल हैं, कांस्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कांस्टेंट क्या होता है। क्वांटिटीज विच डोंट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट्स वो होते हैं कि जो फिक्स होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये पाई की वैल्यू आपको पता है ना, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। ई की वैल्यू फिक्स होती है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पाई और ई की वैल्यू क्या होती हैं, आपको ये ज़ुबानी आनी चाहिए। पाई की वैल्यू 3.14 होती है और ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होती है, या इसको हम 2.73 भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये कांस्टेंट की एक एग्जांपल है। या 4 एक डिजिट है, ये भी कांस्टेंट है। 25 एक डिजिट है, ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो एक पर्सन में और हो, दूसरे पर्सन में और हो। फॉर एग्जांपल हाइट एक वेरिएबल है, एक पर्सन की हाइट और है, दूसरे की हाइट और है। कांस्टेंट फिक्स रहता है, क्या लगे यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। जैसे पाई की वैल्यू ऐसा नहीं है कहीं पे किसी मुल्क में और है, किसी मुल्क में और है। पाई सेम है, ई की वैल्यू सेम है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जी, यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद ये नोटेशंस हैं। नोटेशंस एज सच आपकी नहीं हैं, उसमें डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी पेज नंबर 7 पे वेरिएबल्स ये आपकी हैं डेफिनेशन का हिस्सा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कह लें कि ये उसमें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका। अ करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जी, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। वेरिएबल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसा यहाँ पे मैंने अभी आपको कांस्टेंट की डेफिनेशन डिस्कस की है, वो और ये वेरिएबल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द नेचर abhors constancy, so the natural phenomena show variability. For example, plant height, number of plants per plot, आई कलर, ब्लैक, ब्लू या ग्रीन एट्सेट्रा, ये सब वेरिएबल्स की ही एग्जांपल्स हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये आपने एग्जांपल्स लिखते नहीं, बेशक सारी ना लिखें, या कोई और भी आप लिख सकते हैं। हाइट, प्लांट हाइट लिख सकते हैं, पर्सन हाइट लिख सकते हैं, टेम्परेचर इसमें आ जाएगा, और इसके अलावा टेम्परेचर, हाइट, वेट इसमें आ सकता है, कुछ भी। ये इसकी वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं। ये आपने करनी है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद वेरिएबल की टाइप्स हैं जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। रैंडम वेरिएबल, ये मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। A variable may be fixed or mathematical when its value can be determined beforehand. Amount of fertilizer to be applied to a plot, amount of insecticide applied to control insect pests. A variable may be random when its value cannot be exactly determined. Yield from a plot, the response to an insecticide. Variables are usually two types. जी, वेरिएबल की डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे ये समझ आ गई है। उसके बाद आपने फिक्स वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल, ये दो चीज़ें इसमें पड़ी हैं। वेरिएबल जो फिक्स होता है और वेरिएबल जो रैंडम होता है। फिक्स वेरिएबल वो है जैसे कि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र टू बी अप्लाइड टू अ प्लॉट। किसी भी प्लॉट पे हम फर्टिलाइज़र जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो। और रैंडम वेरिएबल वो होता है जो उसका रिजल्ट निकल रहा है। यील्ड फ्रॉम अ प्लॉट, यील्ड कितनी उसकी कह लें फसल हुई है। यील्ड फ्रॉम अ प्लॉट वो तो हम पहले से नहीं बता सकते ना कि इसकी कितनी फसल होगी। हम तो सिर्फ वो बता सकते हैं कि हमने इतनी इसमें कह लें कि बीज इतना डाला है, इतनी हमने इसमें खाद डाली है, वगैरह वगैरह, वो हम बता सकते हैं। वो भी वेरिएबल है, लेकिन वो फिक्स वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल वो होगा जो इसका रिजल्ट निकलेगा। ये भी आपने दोनों इसमें मैंशन करते हैं। अगर वेरिएबल की डेफिनेशन आ जाती है तो आप ये भी अगर इसमें मैंशन करेंगे कि फ़िक्स वेरिएबल इसमें होते हैं और रैंडम वेरिएबल भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इसके मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल की टाइप्स आ गई हैं। वेरिएबल्स
आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स, यानी कि आपको वेरिएबल की टाइप्स पूछी जा सकती हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल की डेफिनेशन आ जाए तो उसमें ये दोनों के नाम आप ज़रूर लिख दें, लेकिन इसकी आगे से डिटेल तभी नहीं बतानी आपने, वो तभी बताएंगे जब सेपरेटली आपसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन पूछी जाए। जी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज वन विच इज कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट्स, वेट ऑफ ग्रेन्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है कि जो मिकदार में हम जिसको मेजर कर सकें, जैसे हाइट ऑफ प्लांट को हम गिनती में लिख सकते हैं ना, वेट ऑफ ग्रेन्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी हम गिनती में लिख सकते हैं, तो इसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहेंगे। दूसरा, इसकी मज़ीद आगे से क्वांटिटी मिकदार वाले वेरिएबल की आगे से मज़ीद दो टाइप्स हैं, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो होगा जैसे कि हाइट कॉन्टीन्यूसली ऊपर बढ़ती है ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी की हाइट 6 फीट से एकदम 7 फीट पे चली जाए, उसके बाद 6.1 और 1 के भी आगे जो जो यूनिट आएगा वो सब क्रॉस करती करती 7 पे जाएगी। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो जंप करे, जैसे एक रूम में 6 चेयर्स पड़ी हैं तो एकदम से आप अगली चेयर लाएंगे तो 7 चेयर्स हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, पहले 6.1 6.2 6.3 ऐसी चेयर्स नहीं बढ़ेंगी। डिस्क्रीट वेरिएबल में जंप करता है, होता मिकदार में ही है लेकिन जंप करता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल की आगे से दो टाइप्स हैं, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। A continuous variable is one that can take all possible values in an interval on the number line. Number line में is an interval on the number line. Continuous यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यही सारा वर्डिंग में लिखा है कि वो इंटरवल या नंबर लाइन के एक एक पॉइंट से होकर गुजरता है, जो तमाम पॉसिबल उसमें होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर इसमें आ जाएगा, प्लांट हाइट आ जाएगी, स्टूडेंट हाइट या टेम्परेचर वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल। इसको कहते हैं इट इज़ वन दैट कैन टेक ओनली आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। जी, ये फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये आनी चाहिए, पेपर में आती हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, बल्कि मैंने आपसे वो जो पेपर डिस्कस किया हुआ है शुरू में मार्क्स डिवीजन का, उसमें आपको बताया गया है कि कौन सी चैप्टर से कौन सी डेफिनेशन आनी है, किस किस तरतीब से आनी है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये डिस्क्रीट की एग्जांपल्स हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर प्लॉट वगैरह वगैरह। जी, ये तो हो गई क्वांटिटेटिव वेरिएबल पहला वाला। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल। आ क्वालिटेटिव वेरिएबल आल्सो नोन एज कैटेगोरिकल वेरिएबल is one which is not capable of taking numerical measurements. ये numerical measurements ना ले सके, मिकदार में हम इसको ना measure किया जा सके। For example, an observation is made when an individual is allocated to one of several mutually exclusive categories. Observation falling in each class can only be counted. For example, sex इधर मेल और फीमेल, के मेल है या फीमेल, इसको हम गिनती में तो नहीं लिख सकते। मेल है तो उसको हम 5 नंबर दे दें, फीमेल है तो उसको हम 10 नंबर दे दें, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। बस वो कह लेंगे उनकी क्वालिटी है कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। जनरल नॉलेज, अपनी जनरल नॉलेज को हम ऐसा तो नहीं लिख सकते इसका 10 जनरल नॉलेज है, इसका 15 जनरल नॉलेज है, कोई क्राइटेरिया इस तरह का नहीं है। हम ये कह सकते हैं इसका पुअर जनरल नॉलेज है, इसका मॉडरेट है या इसका गुड है। हम इस तरह से अपने नाम दे सकते हैं। कलर हम ऐसा नहीं है, हम ब्लू कलर है तो वो उसको हम कहेंगे ये 5 नंबर कलर है, ग्रीन है तो उसको हम कहेंगे ये 7 नंबर कलर, ऐसा नहीं है। हम बस उनके नाम हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, हमें इन नामों से ही पता है। अगर मैं कहूँगी 5 नंबर कलर तो वो कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है 5 नंबर कलर के मैं 5 कहूँगी वो आपको पता लग जाएगा कौन सा कलर है। बस उनके नाम हैं, ब्लू कलर से आपको पता लग जाएगा ब्लू कलर है, ग्रीन, रेड एट्सेट्रा। यानी कि इस तरह की जब आ जाती है ना डेफिनेशन, कह लेंगे उसको हम क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल बेशक ना भी बोलें, क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलें, इट्स इनफ। उसके बाद नेक्स्ट आपकी डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहले आपको मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताऊंगी। ये देखें, जनरली रफ एंड क्रूड
form of the data is obtained from experiments and surveys that needs to be organized and summarized in order to describe its sense. This is where the descriptive statistics, ये अगर आपके पास डेफिनेशन मौजूद है आप बेशक वहाँ से कर लें या यहाँ से करना चाहें, जैसे आपकी मर्जी, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अब इसमें क्या आ गई, नीड्स टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज, कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कह लें कि मुनज़्ज़म तरीके से रखना और उसको जमा करना इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इट्स सेंस, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें कह लें इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर, इसमें ये प्रोसीजर आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल, समराइजिंग द डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको समराइज़ करना, समराइज़ की फिर एक्सप्लेन किया गया है समराइज़ का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ समरी वैल्यूज लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी दैट वी कॉल स्टैटिस्टिक, जैसा मीन, प्रोपोर्शन, वेरिएंस वगैरह वगैरह। प्रेजेंटिंग द समरीज, यानी कि ऑर्गेनाइज करना, समराइज द डाटा एंड प्रेजेंटिंग द समरीज। बेशक ये आगे वाली फिगर्स आप ना लिखें, जस्ट ये 3 ही लिख दें इसमें, यानी कि ऊपर से आपने पहले ये लिखना है, ये 2 लाइंस, और उसके बाद फिर ये 3 आपने लिखने हैं, तो ये आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में। या अगर आपके पास मौजूद है डिस्क्रिप्टिव की तो आप वो कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। वन मे बी इंटरेस्टेड टू जनरलाइज द रिजल्ट्स ऑफ द डाटा। अब देखें यहाँ तक डाटा को प्रेजेंट तो कर लिया, वो आ गए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि हम रिजल्ट्स के बारे में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि रिजल्ट क्या निकले उस डाटा का। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड अपॉन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वन माइट बी विलिंग टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ हिज measure of a central value had he gathered data about all the subjects possessing the given character rather than a sample. This procedure of inferring about the characteristic of population based upon the characteristics of its sample is called inferential. तो इतनी मुश्किल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें ये लिखेंगे यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप बस उसके बाद आप लिख सकते हैं दिस प्रोसीजर ऑफ इन्फेयरिंग अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ, भी करेक्टरिस्टिक का वर्ड आप बेशक ना लिखें, इन्फेयरिंग अबाउट द पॉपुलेशन, about the population based upon its sample is called inferential statistics। ये इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और ये आगे जो कटिंग मैंने कराई है कटिंग करते यहाँ तक आ गई। जी, यहाँ तक ये इसके दोनों डेफिनेशन हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सोर्स ऑफ डाटा, ये डेफिनेशन आ गई हैं। ये जितनी भी मैंने आपको पीछे बताई हैं और अभी फर्स्ट चैप्टर की बता रही हूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर ये पेपर में आ जाती हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा, 2 इसके सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में क्या है, बाय प्राइमरी डाटा वी मीन द रॉ डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब है रॉ डाटा, यानी कि जो डाटा भी अरेंज्ड फॉर्म में ना हो, विच हैज़ जस्ट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, जो हमें अभी हमने जस्ट लिया है, एंड हैज़ नॉट गोन थ्रू एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लाइक सॉर्टिंग और टैबुलेशन। ये अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपके पास मौजूद है, आप वो कर लें या ये भी कर लें, तो ये मुश्किल नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्राइमरी डाटा क्या है। बाय प्राइमरी डाटा वी मीन द रॉ डाटा। इसका मतलब है कि रॉ डाटा विच हैज़ जस्ट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, जो कि अभी भी डाटा हमने सोर्स से लिया है, एंड हैज़ नॉट गोन थ्रू एनी काइंड, और किसी स्टैट्स की टेक्निक से नहीं गुजारा गया, लाइक सॉर्टिंग या टैबुलेशन, इस तरह की किसी टेक्निक से नहीं गुजारा। बाय, और वो सोर्स कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी स्टूडेंट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लूँ या उसकी किसी स्टूडेंट के फ्रेंड से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लूँ, तो ये दोनों प्राइमरी डाटा में आ जाएंगे, ठीक है। बाय सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, बाय सेकेंडरी डाटा वी मीन द डाटा विच हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन, जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हो,
दैट हैज़ अंडरगोन, जो कि किसी स्टैटिस्टिक्स टेक्निक से गुजर चुका हो, लाइक सॉर्टिंग या टैबुलेशन वगैरह। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्लरिकल ऑफिस से आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछूं, वहाँ पे तो आपने एडमिशन के टाइम पे अपना इंफॉर्मेशन डाटा फीड करवाया हुआ है और वो यकीनन उन्होंने कंप्यूटर वगैरह में सेव कर लिया होगा, यानी कि वो किसी स्टैट्स की टेक्निक से गुजर गया है कि इसको सॉर्ट किया गया है, टैबुलेट किया गया है वगैरह वगैरह। तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये प्राइमरी डाटा है। उसके बाद ये इसके सोर्सेज हैं, ये सेकेंडरी डाटा होगा। उसके बाद ये सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, इसके जस्ट आप नाम याद कर लें। प्राइमरी डाटा के क्या सोर्स हैं? पर्सनल इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, यानी कि हम क्वेश्चनर वगैरह फिल करवा लें, ये सोर्स होती है। और इसके अलावा थ्रू क्वेश्चनर, थ्रू लोकल सोर्सेज, थ्रू टेलीफोन के टेलीफोन करके पूछ लिया जाए, थ्रू इंटरनेट के इंटरनेट से मेल वगैरह कर दी जाए, ये सब प्राइमरी सोर्सेज हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या हैं? इनके पास नाम आपको आने चाहिए, पूरी डिटेल बेशक आप ना याद करें। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर और इंटरनेट, ये इसकी हैं कह लेंगे सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज। उसके बाद अब ये एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज में देख लें, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि ये क्या क्या है और हम क्या पढ़ चुके हैं। डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मीनिंग्स। अब ये आपको मैंने आपके पास ऑलरेडी मौजूद भी है कि इसके सिंगुलर सेंस, स्टैट्स की प्लूरल सेंस वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद पॉपुलेशन और सैम्पल आपने करनी है, ये पीछे मैंने अब ये आपको करवाई है। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक भी करवाई है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये दोनों मैंने आपको करवाई हैं। नेक्स्ट ये आपके वैसे ज़ुबानी आपको पता है ये क्या कुछ है। उसके बाद ये उसकी डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूस या कैटेगोरिकल की वो कह रहे हैं कि एग्जांपल कौन कौन सी हैं, कि इनमें से कौन सी एग्जांपल किससे रिलेट करती है। ये आप बेशक देख लें कि सेक्स ऑफ एन इंसेक्ट ये किससे रिलेट कर रही है, ये कैटेगोरिकल है। वेट आपको पता है कॉन्टीन्यूस है। मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, टीचिंग स्टैंडर्ड्स, टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, ये क्या क्या है। टेम्परेचर आपको पता है कॉन्टीन्यूस है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये आपको पता है कि कैटेगोरिकल है। टीचिंग स्टैंडर्ड्स ये भी कैटेगोरिकल है। मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान ये डिस्क्रीट है कि इसको हम काउंट कर सकते हैं कितनी फसलें हैं इसकी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा और उनके कह लेंगे सोर्सेज के नाम। ये अब ये जो कुछ भी इस पेज पे मैंने डेफिनेशन की है, ये पीछे मैंने आपको सब एक्सप्लेन की हैं। अब आ जाए MCQs की तरफ। जी ये आपको देखने में तो जी स्टूडेंट्स, इसमें पहली डेफिनेशन देखें, द पर्पस ऑफ द सैम्पल। सैम्पल का आप क्या पर्पस होता है, क्या मकसद होता है? इज़ टू ड्रा इन्फेरेंस, नतीजा निकालना किसके बारे में? सैम्पल का मकसद होता है नतीजा निकालना किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, अगर ये आपको MCQs में आता है तो आपको ये ऑप्शंस दी जा सकती हैं कि पॉपुलेशन के बारे में या सैम्पल के बारे में वगैरह वगैरह कुछ भी लिखा जा सकता है। तो पॉपुलेशन के बारे में सैम्पल का मकसद, यानी कि इस सेंटेंस को बस आप समझ लें तो इसको MCQs में भी पूछा जाए तो आप बता सकेंगे। द पर्पस ऑफ द सैम्पल इज़ टू ड्रा इन्फेरेंस, नतीजा निकालना पॉपुलेशन के बारे में। जी प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू 1, क्योंकि प्रोपोर्शन आपको पता है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्स डिवाइड बाय 500, 200 डिवाइड बाय 500, ये मेल्स हैं और ये टोटल मेल फीमेल है। तो जब ऊपर वाली वैल्यू किसी एक कैटेगरी के बारे में हो, डिवाइड में टोटल यानी कि दोनों कैटेगरीज का सम हो, डिवाइड में जब बड़ी चीज़ आ जाए, याद रखें डिवाइड में जब बड़ी चीज़ आ जाए तो उसका ओवरऑल जो है ना हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन याद रखें हमेशा लेस देन 1 होगा या इक्वल उसके बराबर भी हो सकता है। द क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से जो रिजल्ट निकले, जो मिकदार निकले, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ये हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है। द क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल, सैम्पल से जो क्वांटिटी निकले उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। द क्वांटिटी विच डज नॉट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड
कांस्टेंट जो एक पर्सन में और हो, दूसरे पर्सन में और हो, जैसे हाइट है, उस तरह की को तो हम वेरिएबल कहेंगे। लेकिन अगर द क्वांटिटी विच डज नॉट वेरी, जो चेंज ना हो फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। सम ऑफ द रैंडम एरर्स, रैंडम एरर के तो आपको समझ आ गया। रैंडम एरर होता है कोई भी कह लेंगे रैंडम गलती जो कि वैसे ही रूपरेखा हो जाए, उसका सम किया जाए तो वो याद रखें हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। सम ऑफ द रैंडम एरर इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपने याद रखना है। अ वेरिएबल इज कॉल्ड, एक वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, व्हेन इट्स वैल्यू कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिटर्मिन, जब उसकी वैल्यू को हम डिटर्मिन ना कर सकें उसको हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, उसको हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। जिस तरह वहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि फिक्स वेरिएबल क्या हैं या कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, जो हम फसल में जरहेज़ी दे रहे हैं और फसल का जो कह लें कि रिज़ल्ट निकला है, जो मिकदार वगैरह निकली है, वो रैंडम है, वो हमें पहले से नहीं था पता। तो रैंडम वेरिएबल वो होता है जिसके बारे में हम पहले से ना बता सकें। अ वेरिएबल दैट टेक न्यूमेरिकल वैल्यूज़, एक ऐसा वेरिएबल जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाएं उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, दो ही वेरिएबल्स है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़, गिनती की वैल्यूज़ आ जाएं। द प्रोसीजर ऑफ इन्फेरिंग अबाउट द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक, पॉपुलेशन के बारे में नतीजा निकालने वाली कह लें कि प्रोसीजर को बाय यूजिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन क्या कहेंगे, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, कि इन्फेरेंस नतीजा निकालने वाली अबाउट पॉपुलेशन बाय यूजिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन, इसको हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे इस प्रोसीजर को। फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डाटा, फर्स्ट हैंड आपको पता ना कि उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। सेकेंडरी सोर्स वो होता है जो हम किसी और से पता करें रिजल्ट, जैसे किसी ऑफिस वगैरह से। जी, ये ट्रू फॉल्स हैं, ये भी आप तैयार कर लें तो आपको एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी। आपसे एमसीक्यूज़ इसकी समझ के मुताबिक पूछा जाएगा। द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, जी ऐसा ही है, पॉपुलेशन से जो रिजल्ट निकलते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ट्रू। स्टैटिस्टिक्स डील विद सिंगल फैक्ट, नहीं ऐसा नहीं है कि वो सिंगल फैक्ट के साथ काम करे, यानी कि डेटम, सिंगल फैक्ट को डेटम कहेंगे ना, स्टैटिस्टिक्स डाटा के साथ काम करती है, डाटा उसका प्लूरल है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जी नहीं। प्राइमरी डाटा एंड अनग्रुप डाटा आर सेम, प्राइमरी डाटा और अनग्रुप डाटा जो होता है वो सेम होता है। जी, प्राइमरी डाटा अनग्रुप डाटा होता है, यानी कि वो किसी स्टैट्स की टेक्निक से ना गुजरा हो, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसको ट्रू। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा, जी ये बिल्कुल ठीक है कि डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ट्रू। अ वेरिएबल कैन अज्यूम द सेम वैल्यू, वेरिएबल सेम वैल्यू अज्यूम कर सकता है, यानी कि एक ही वेरिएबल की एक ही वैल्यू, फिक्स वैल्यू, जी नहीं, वो कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है, वेरिएबल की नहीं। अ डिस्क्रीट वेरिएबल कैन अज्यूम फाइनाइट वैल्यूज़ बिटवीन टू गिवन लिमिट्स, जी नहीं ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट के दरमियान फाइनाइट वैल्यूज़ नहीं होती हैं। डिस्क्रीट आपको पता है जंप करता है, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 5 और 6 के दरमियान सारी वैल्यूज़ को नहीं ले सकता। फॉल्स है। हाइट मेजरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इज़ क्वांटिटेटिव, जी मिकदार वाली है, बिल्कुल ठीक है कि हाइट क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ एट प्रेजेंट यूज्ड इन 4 वेज, जी स्टैट्स को 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल, ये भी बिल्कुल ठीक है, ट्रू। जी आई होप आपको इसकी फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें, और ये चैप्टर वाइज मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी डेली। आपने सारी वीडियोज़ देखनी है और इंशाल्लाह आपको देखते देखते ही इसकी डेफिनेशन याद हो जाएंगी, समझ आ जाएगी, और आपके पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप इंशाल्लाह फुल मार्क्स लेंगे। और क्योंकि आपके इससे रिलेटेड जो दूसरा सब्जेक्ट है पेयरिंग में, उसके भी आपके मार्क्स स्टैट से ही जुड़े हैं, तो इसकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि आपका दूसरा सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।